Hi, so welcome to the channel BioGirl Study with me and in that channel अगर आप इस लेक्चर तक आए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे हैं। इन एवरी लेक्चर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि वी आर ट्राइंग टू लर्न द एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें कि वो हमें याद हो जाए और आप एक बार अगर पढ़ो तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए। क्योंकि जब बच्चे लेक्चर या डिटेल लेक्चर देख के आते हैं और उसके बाद अगर वो पहली बार में वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उन्हें नहीं समझ आता कि एनसीईआरटी बेसिकली क्या बोल रही है। एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। योर फर्स्ट बेस इज़ लाइक कि आप उसको थॉर्डली पहले पढ़ो एंड आफ्टर डैट इन अ सेकेंड स्टेप यू हैव टू ट्राई कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें अब याद करनी है। तो आपको ये 3 बार में सारी चीज़ें पता लगेंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहली बार एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा और क्या इंपॉर्टेंट है और किसको अंडरलाइन करके रखना है, किसको रिवाइज़ करना है, ये भी मैं बताते हुए चलती हूँ। जो कि आपके लिए 3 बार में जो आप प्रोसेस करेंगे, मैं कोशिश करूँगी कि पहली बार में आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाए। ठीक है, सो वी आर नाउ जैसे कि हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट्स योर, पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, देन हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी एंड नाउ योर टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, बट इन दैट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इट्स अवेलेबल ऑन माई चैनल, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा और इसी सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आपको मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो पूछ ही लिया जाता है, भले ही आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वो टॉपिक ऐसा है कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके फॉर्म ही हो जाते हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप चैनल पे आए हो और इस लेक्चर को पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पीछे के लेक्चर पढ़ के आए होगे, सो यू नो मी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। During the copulation, the coitus semen is released by the penis into the vagina is called insemination। अगर आप पहले का जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा रखा है, तो जो भी प्रोसेस इस चैप्टर में होगा और जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इंसेमिनेशन, व्हाट इज़ अ इंसेमिनेशन? व्हेन द सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जैसे कि अगर आपने पहले वाला जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे जो हमने स्पर्म वाला डायग्राम पढ़ा, वहाँ पे ही हमने इस बारे में बात करी थी कि जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली, जल्दी, एंड पास थ्रू द सर्विक्स, और वो सर्विक्स से पास होते हैं, इंटर इनटू द यूट्रस। जो स्विम वाले, जो रैपिडली मूविंग वाले आपके स्पर्म हैं वो क्या करते हैं, सर्विक्स में क्या करते हैं, पास करते हैं, इंटर इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में इंटर करते हैं एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। आपकी जो प्रेगनेंसी गेन हो रही है इन एम्पुलरी ट्यूब हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, यूट्रस में जाते हैं एंड फाइनली जो है ये एम्पुलरी रीजन जो होती है फैलोपियन ट्यूब, जैसे हमने पढ़ा था इनफंडिबुलम एंड एम्पुला एंड जो आपका स्थमस, ये जो सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे पढ़ रखी थी। बेटा मिनट, हाँ, जो आपका इनफंडिबुलम पढ़ा था, देन एम्पुला पढ़ा था, तो क्या होता है इसमें, इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीचिंग द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जाता है। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। अब जो ओवम है वो रिलीज होगा ओवरी से एंड ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन में, वाई वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो प्रेगनेंसी गेन होती है, वो आपके एम्पुलरी रीजन में होती है। सो इन दैट पैराग्राफ व्हाट यू हैव टू लर्न कि जो मोटाइल स्पर्म है वो रैपिडली मूव करते हैं
आपके सर्विक्स में पास करते हैं एंड आफ्टर दैट वो यूट्रस में इंटर करते हैं, और यूट्रस में इंटर करने के बाद वो फाइनली एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और वहाँ से जो आपका ओवम है वो रिलीज होता है ओवरी के थ्रू, एंड आफ्टर दैट ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एम्पुलरी रीजन में और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। Fertilization can only occur if the ovum and sperm is transported simultaneously to the ampullary region। Fertilization तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एम्पुलरी रीजन में। अगर ये साइमल्टेनियसली जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी अकर। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल द कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी। यही रीज़न है, हो सकता है ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाए कि क्यों जो है सारे कॉपुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी नहीं करते, बिकॉज ऑफ द नॉट साइमल्टेनियसली। अगर वहाँ पर आपका जो है वो स्पर्म, अगर ओवम जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी। The process of fusion of a sperm with the ovum is called the fertilization. This process, whatever the process are given in this chapter, we are discussed already in introductory part. So what is a fertilization now? जो फर्टिलाइजेशन है, जो इंसिमिनेशन है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो एलेट सर्ज है, ये सारे वर्ड आपको इस चैप्टर में इन आपके ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम, जब फ्यूज़न होता है स्पर्म एंड विद द ओवम के साथ, उसी चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पैसुलिडा लेयर। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो स्पर्म होता है वो जोना पैसुलिडा के लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है एंड ऑफ द ओवम, ओके, एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन में जब जैसे ही वो इंड्यूस करता है, वहाँ पे स्टिक करता है, वो क्या करता है, मेम्ब्रेन में चेंजेस ला देता है। क्या चेंजेस लाता है, दैट्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। अगर जोना पैसुलिडा में जाके एक स्पर्म स्टिक कर गया तो वो सारे अपने मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर लेता है, अदर जो स्पर्म है वो इंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। जो एक्रोसोम, जो कैप हार्ड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग ने स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, दैट इज योर एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या कर रहा है, वो किस में हेल्प करता है, ये आपको याद रखना है। हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। वो स्पर्म की हार्ड कवरिंग होती है, जो कि हार्ड कवरिंग जो होती है वो क्या करती है, स्पर्म को साइटोप्लाज्म के अंदर घुसने में मदद करती है थ्रू द जोना पैसुलिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जोना पैसुलिडा है, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये पूछा जाता है, इसको आप देख, इसमें जितने भी डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू ड्रॉ इट 2 to 3 टाइम एंड आपको आ जाएगा। इतना कुछ बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं दे होगा। जोना पैसुलिडा एंड मेम्ब्रेन, दिस इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये जो है, ये कंप्लीशन जो है वो क्या कराती है, मियोटिक डिवीजन कराती है और सेकेंडरी oocyte को फॉर्म करती है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। अब अनइक्वल का मीन्स क्या होता है, अगर इक्वल हो जाएगा तो मतलब 4n बना देगा, अनइक्वल है तो 2n 2n बनाएगा, हैप्लॉइड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका अनइक्वल मियोटिक डिवीजन हो रहा है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि हमने oogenesis में पढ़ रखा है कि सेकेंड पोलर बॉडी, थर्ड पोलर बॉडी कहाँ पे बन रही है। वही यहाँ पे आपका डिस्कस हुआ है कि अनइक्वल रिजल्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। जब सेकेंड पोलर बॉडी बन रही होती है तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, वहाँ पे अनइक्वल रिजल्ट आते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। एंड द हैप्लॉइड ओवम, जो हैप्लॉइड ओवम है जिसको उडाइड भी कहते हैं, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ऑफ द स्पर्म, जो आपका सेकेंड जो आपका द हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ऑफ द स्पर्म
and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। अब जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म है और जो ओवम है, जब वो एक साथ फ्यूज करेंगे तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। पहले वो हैप्लॉइड थे, लेकिन जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ तो उन्होंने डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म कर दिया। नाउ हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। अब वो जाइगोट बन गया है, पहले वो डिप्लॉइड था मतलब 2n था, अब जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे। पहले उसके पास कितने थे, हम लोग ने वहाँ पे जो oogenesis वाला अपना एरिया है उसमें हमने पढ़ रखा है। मैं दिखाती हूँ, देखो 23। पहले अगर हैप्लॉइड है चीज़ें तो आपका क्या फॉर्म होगा, 23 वाला। वेट अ मिनट, हाँ, तो क्या होगा आपका, अगर सिंगल क्रोमोसोम बन रहा है तो मतलब वहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 23 प्रेजेंट है। लेकिन अगर वहाँ पे डिप्लॉइड क्रोमोसोम हो गया है, वहाँ पे डिप्लॉइड चीज़ें बन गई हैं, तो वहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, हो गई। One has the remember that the sex of the baby has been decided at stage itself। इस स्टेज पे ही आके जो बेबी का सेक्स होता है वो डिसाइड होता है। लेट अस सी हाउ, कैसे, ये हमें आगे पढ़ना है। एज यू नो इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। जैसे आपको पता है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो XX प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहीं पे जो मेल होता है उनके में एक X होता है और एक Y होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X। इन द मेल गैमीट स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी इधर बी X और अ Y। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो जो ओवम रिलीज हुआ है तो ओवम के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम ही है, उनके पास कोई अलग से क्रोमोसोम नहीं है। लेकिन जो स्पर्म आता है मेल का, उसमें एक क्रोमोसोम आपका X होता है और एक आपका Y होता है। तो जब अब स्पर्म रिलीज हुआ है तो हो सकता है वो X वाला हो या Y वाला हो। 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द X। तो जो 50% स्पर्म होते हैं वो X क्रोमोसोम के कैरी करते हैं और जो 50% होते हैं वो Y क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट द जाइगोट वुड कैरी इधर XX और XY। अब जब मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा है तो वो, अब जो मेल से X निकला है और Y निकला है, अब ये प्रोबेबिलिटी पे है कि जो ओवम है उसमें स्पर्म जो है वो X वाला जाके जो है वो स्टिक करेगा कि Y वाला जाके स्टिक करेगा। अगर X वाला जाके स्टिक कर जाएगा तो XX का मतलब हो जाएगा गर्ल है, और अगर XY हो जाएगा तो Y जो होता है, अगर फीमेल में तो XX ही प्रेजेंट है, अगर वो X है और मेल से उसको Y मिल गया तो बॉय बन जाएगा, अगर XX मिल गया तो फीमेल बन जाएगी। So XN or Y depending on whether the sperm carry X or the Y fertilization the ovum. The zygote carry XX would be developed into the female baby and XY form a male। जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर XX आएगा तो फीमेल बनेगा और XY आएगा तो आपका मेल बेबी फॉर्म होगा, ठीक। You will learn more about the chromosomal pattern in chapter 5। जो chromosomal pattern है वो हम लोग chapter 5 में पढ़ेंगे। That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father not by the mother। In a society, अगर नाउ तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन इन अ प्रीवियस सोसाइटी लोग जो है अगर लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके लिए भी जो थी वो फीमेल्स को ही वो टॉर्चर करते थे या उनको बोलते थे
लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन अ फीमेल, इट इज़ डिपेंड अपॉन अ मेल, क्योंकि फीमेल हैव अ XX क्रोमोजोम, उसके पास वो कोई भी अलग से क्रोमोजोम लेके नहीं आती, बट मेल के पास X होता है, Y होता है, और ये बायोलॉजिकल चीज़ है। अब X वाला आके क्रोमोजोम एग्जिट करता है या स्टिक करता है, या Y वाला, और इसी के बेसिस पे आपका जो है वो बच्चे का जो सेक्स होता है वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट अ जाइगोट, मूव थ्रू द स्थमस ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड द क्लीवेज। जो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो रहा है जाइगोट में, मूव थ्रू द स्थमस, अब ये स्थमस तक मूव करेगा ऑफ द ओविडक्ट, इसको कहेंगे कॉल्ड अ क्लीवेज। क्लीवेज वर्ड याद रखना है कि क्लीवेज में क्या हो रहा है, क्लीवेज में क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। अब जो जाइगोट है वो मूव करेगा स्थमस तक, और ओविडक्ट इसी को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, टूवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ, एंड फॉर्म अ 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड द ब्लास्टोमर्स। अब जो जाइगोट है वो स्थमस की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम क्लीवेज बोल रहे हैं, एंड टूवर्ड द यूट्रस, यूट्रस की तरफ, एंड आफ्टर दैट वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं। तो ब्लास्टोमियर्स का मीन्स क्या है, आपको ब्लास्टोमियर याद रखना है, और ये जो डॉटर सेल फॉर्म हो रही है 2, 4, 8, 16, ये भी याद रखना है। जब जाइगोट जो है वो स्थमस की तरफ मूव करता है तो वो क्लीवेज करता है, और क्लीवेज के बाद यूट्रस की तरफ मूव करता है, क्लीवेज होती है वहाँ पे, और वो वहाँ पे क्या फॉर्म कर देता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एम्ब्रियो विद 8 to 16 डॉटर सेल्स, जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो है, द ब्लास्टोमियर, वेट अ मिनट, हाँ, ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरुला। अब जो ब्लास्टोमियर है, मोरुला वर्ड याद रखना है, जो ब्लास्टोमियर अब फॉर्म हुआ है उसको हम मोरुला भी बोलते हैं। द मोरुला कॉन्टिन्यू टू डिवाइड अ ट्रांसफोर इनटू द ब्लास्टोसिस। अब मोरुला जो है वो कॉन्टिन्यू रहता है और डिवाइड कर जाता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक। एंड एज इट्स मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, और फिर ये यूट्रस में फर्दर मूव करता है, एंड द ब्लास्टोमियर in the blastocyst are arranged into an outer layer is called the trophoblast। अब जो ब्लास्टोमियर्स थे, जिसको हम मोरुला भी बोल रहे थे, वो इन द ब्लास्टोसिस्ट एज अरेंज इनटू द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर में अरेंज होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक। एंड इनर ग्रुप ऑफ अ सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट, जो इनर ग्रुप ऑफ द सेल होगी वो किससे अटैच होगी, ट्रोपोब्लास्ट से, जिसको हम कह रहे हैं इनर सेल मास। तो जो आउटर लेयर है उसको हम कह रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, जो इनर ग्रुप ऑफ द सेल है जो अटैच है जो ट्रोपोब्लास्ट से अटैच्ड है, जो इनर ग्रुप ऑफ अ सेल है, उसको हम कह रहे हैं इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंड्रोमेटेरियम। अब क्या होगा, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो आपकी जाके इंड्रोमेटेरियम में जाकर अटैच हो जाएगी। अगर आप मैचुअल साइकिल वाला पढ़ के आए होंगे और आगे का चैप्टर पढ़ के आएंगे, यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द इंडोमेटेरियम, एंड उसमें जाके वो अटैच होगा, एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड। जो इनर सेल मास है, जो ट्रोपोब्लास्ट की इनर वाली लेयर है आपकी, जो इनर सेल मास है, वो अब क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट एज द एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस। रिजल्ट ये है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेडेड, मतलब जो एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस है उसमें जाके एम्बेडेड ऐसे करके स्टिक हो जाएगा, ठीक है, एम्बेडेड इन द सेंस उसमें जाके घुस जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और यहीं पे इसी को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और यहाँ से प्रेगनेंसी जो होती है वो कैरी हो जाती है। सो दैट पैरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइम
मैं रिवाइज करूँगी इस पैरा को, क्योंकि इसमें इम्प्लांटेशन वाला जो टॉपिक आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी जो एनसीईआरटी है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ही लिखती है। फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, बट इम्प्लांटेशन मैं एक बार ये फिर से पैरा आपको रिवाइज कराऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली व्हाट इज अ इम्प्लांटेशन बेसिकली। सो द मोरुला कॉन्टिन्यू टू डिवाइड। अब मोरुला क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट में वो ट्रांसफॉर्म हो गया, देन वो मूव किया फर्दर किस में, यूट्रस में। देन ब्लास्टोसिस्ट क्या, जो ब्लास्टोमियर है, जो मोरुला है इन द ब्लास्टोसिस्ट में वो अरेंज हो जाएंगे आउटर लेयर में। जो आउटर लेयर है उसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट। अब ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, जो इनर ग्रुप ऑफ द सेल है वो अटैच हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट में। जो इनर सेल मास होती है ट्रोपोब्लास्ट में, उसमें क्या होगा, उसमें जाके इनर सेल मास अटैच हो जाएगा। इनर ग्रुप ऑफ द सेल जो है वो अटैच हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट में, जिसको हम बोल देंगे इनर सेल मास। आफ्टर दैट जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो गेट अटैच टू द इंडोमेटेरियम। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो कहाँ पर जाके अटैच होगी, इंडोमेटेरियम में। इंडोमेटेरियम लेयर क्या है, यू नो, इंडोमेटेरियम का ही सारा खेल है। अगर इंडोमेटेरियम जो वॉल है वो फॉर्म है, देन तभी आपकी प्रेगनेंसी कैरी हो सकती है। अगर वो ब्रेक डाउन हो गई देन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो व्हाट, यहाँ पे इंडोमेटेरियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज अ एम्ब्रियो। तो इंडोमेटेरियम जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। एंड आफ्टर द अटैचमेंट, जब अटैचमेंट हो जाएगी, द यूट्राइन सेल डिवाइडेड रैपिडली। तो जो यूट्राइन सेल होंगी वो रैपिडली जो है वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और वो ब्लास्टोसिस्ट को जाके कवर कर लेंगी। तो यूट्राइन सेल डिवाइड करेंगी और उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगी। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बैडेड। अब ब्लास्टोसिस्ट जो होंगे वो इम्बैडेड हो जाएंगे इंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस। जो इंडोमेटेरियम लेयर होती है आपकी, उसमें जाके यूट्रस में ये आपके ब्लास्टोसिस्ट इम्बैडेड हो जाएंगे, उसमें जाके ऐसे घुस जाएंगे और इसी चीज़ को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहाँ से प्रेगनेंसी जो होती है वो कैरी हो जाती है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब प्रेगनेंसी कैसे होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। जब इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस हो गया, प्रेगनेंसी कैरी हो गई, देन क्या होगा, प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर आ जाते हैं, जिनको आप क्रॉनिक विलाई बोलते हो। क्रॉनिक विलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज अ क्रॉनिक विलाई पूछा जाता है। तो जब इम्प्लांटेशन आपका हो गया, प्रेगनेंसी कैरी हो गई, आफ्टर दैट ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक विलाई बोलते हैं। विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, जो कि यूट्राइन टिश्यू के साथ सराउंडेड है, एंड द मैटरनल ब्लड। उसमें यूट्राइन टिश्यू है एंड मैटरनल ब्लड है, उससे ये सराउंडेड है। The chronic villi and the uterine tissue become integrated with the each other। जो chronic villi है और जो uterine tissue है वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं एक साथ एंड jointly form a structural and functional unit between the developing embryo fetus। और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना लेती हैं, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो बना लेती हैं, जिसको आप फीटस भी बोल सकते हो, एंड मेटरनल बॉडी कॉल्ड अ प्लेजेंटा। और यहाँ पे एक ये मेटरनल बॉडी फॉर्म करती है जिनको आप प्लेजेंटा बोलते हो। प्लेजेंटा बहुत पूछा जाता है। प्लेजेंटा का जो बोल्ड में जो आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा ये फॉर्म होता है, क्योंकि प्लेजेंटा का जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, सबको पता होती है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मदर जो बच्चा होता है उसी से ऑक्सीजन ले रहा होता है, ये सारी चीज़ें सबको पता होती है। बट और क्या प्लेजेंटा वर्क कर रहा है, कौन से हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो आपके जो भी हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है और जो मेंटेन रखता है वो आपको याद रखना है। ये हम आगे पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ याद रखनी है। द प्लेजेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। प्लेजेंटा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो फीटस तक ले जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रियो को, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को ये बाहर ले जाता है, ऑक्सीजन को अंदर, न्यूट्रिशन को अंदर, इसी के थ्रू फीटस को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती है। नाउ
द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेजेंटा जो है वो जो एक मेटरनल बॉडी है ये आपकी एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है, ठीक है, मतलब कि फीटस से कनेक्टेड होती है। नाउ जिसको आप एम्ब्लिकल कॉर्ड, थ्रू द एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्टेड है। नाउ विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू फॉर्म द एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रिकल कॉर्ड आपकी किस चीज़ में हेल्प कर रही है, टू हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सस्पेंडेड, वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो एम्ब्रियो को डेवलप होने में वर्क करते हैं। प्लेजेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ इंडोक्राइन टिश्यू। जो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा आपका आता है कि प्लेजेंटा बेसिकली न्यूट्रिएशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है, एक्सक्रीटरी चीज़ों को बाहर कर रहा है, लेकिन प्लेजेंटा जो है वो एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन फॉर्म होता है, कोई नहीं पूछने जा रहा, बहुत सिंपल चीज़ है, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएशन देता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी जो एक्सक्रेटा होता है उसको बाहर करता है। एवरीवन नो, जो बायो नहीं ले रखे हैं उनको भी पता है ये कि आपका प्लेजेंटा क्या कर रहा है। बट व्हाट, प्लेजेंटा जो है एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, ये सेवरल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। इस हार्मोन को जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये हार्मोन कितने इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, इसका आपको जो है वो फुल फॉर्म भी याद रखना है। HCG का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL हार्मोन, ये सारे आपके प्लेजेंटा ही जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। HPL का क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन इज HPL एंड HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एस्ट्रोजन भी ये लाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी लाता है, ये भी पता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये तो आपको पता है, लेकिन आपको दो ये याद रखने हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन इट्स योर HPL। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद जो फेज ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके बाद द हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, इज ऑल्सो सिक्रीट बाय द ओवरी। अब आपको याद रखना है कि जो रिलैक्सिंग वाला हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वो आपका ओवरी से सिक्रीट होता है। ये मत कह देना प्लेजेंटा से रिलैक्सिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, अरे वो उसी पैरा में ही लिखा हुआ था, प्लेजेंटा ही सिक्रीट कर रहा होगा, तुक्के नहीं मार के आने हैं, ठीक है। जो प्लेजेंटा सिक्रीट कर रहा है यू हैव टू राइट इन प्लेजेंटा, एंड जो नहीं सिक्रीट कर रहा है उसको भी प्लेजेंटा में नहीं ला देना है। तो प्लेजेंटा आपके सिर्फ 4 हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, दैट इज योर HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एंड जो रिलैक्सिंग वाला हार्मोन है वो आपका ओवरी के थ्रू सिक्रीट हो रहा है, नॉट विद द प्लेजेंटा। लेट अस रिमेंबर दैट्स HCG and HPL and relaxing are produced in women। अब हमको याद करना है कि दैट HCG है, जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन है, बार बार मैं इन फुल फॉर्म्स को बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं चाहूँ HCG बोल दूँ, बट बिकॉज ऑफ वाई कि आपको याद हो जाए, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, HPL ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ठीक है। एंड रिलैक्सिंग आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब जाहिर सी बात है HCG आपका आ गया, HPL आ गया। आपके बॉडी में प्लेजेंटा कब प्रेजेंट होता है फीमेल के बॉडी में, वो लाइफ टाइम के लिए तो प्लेजेंटा लेके नहीं घूमती, वो तभी प्लेजेंटा उसके बॉडी में फॉर्म होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो जाहिर सी बात है जब प्लेजेंटा इन हार्मोन को, सिर्फ प्लेजेंटा ही इन हार्मोन को रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है, तो जब वुमेन प्रेग्नेंट होगी तभी तो ये हार्मोन रिलीज होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो HCG है और जो HPL है और रिलैक्सिन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही वुमेन के बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो यू हैव टू वन कॉन्सेप्ट बिहाइंड योर माइंड कि फीमेल प्रेग्नेंट है तभी उसके बॉडी में प्लेजेंटा प्रेजेंट है, तो प्लेजेंटा अगर तभी प्रेजेंट है तो तभी तक तो ये हार्मोन आप उसके बॉडी में रिलीज होंगे।
ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एंड लेवल ऑफ अदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सो मैनी हार्मोन्स अप डाउन्स करते हैं। एंड उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जो कि है आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं फीमेल के बॉडी में उस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो नाउ आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये मैटरनल ब्लड में सेवरल वे में ये इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इनिशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हार्मोन सिर्फ ऐसे अंडवंशन के लिए नहीं प्रोड्यूस हो रही, बॉडी अपना काम बहुत ही डिसिप्लिन वे से कर रही है, कुछ भी नहीं बनी जा रही है एज लाइक यू कि कुछ भी सोच लिया कुछ भी किए दे रहा है। बॉडी ह्यूमंस की है बट बॉडी अपने तरीके से ही सिस्टम से वर्क कर रही है, भले ही आप सिस्टम से वर्क नहीं कर रहे हो, वो अपने सिस्टम से वर्क करती है। और उसका ये है, ये जो हार्मोन वो इतने प्रेजेंटा है, वो CGHPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कर रहा है, रिलैक्सिन रिलीज़ हो रही है ओवरी से। ये जो इतना सिस्टम आपकी बॉडी इतना सिग्नल के साथ चीज़ें चला रही है कि अब इंसान प्रेग्नेंट है, उसको ये चाहिए, फीटल ग्रोथ के लिए ये हार्मोन चाहिए, वो पूरा सिस्टमैटिक वे से चलती है। तो अगर वो प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन इनिशियल सपोर्ट है, तो ये जो हार्मोन होते हैं वो फीटल ग्रोथ को इनिशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ये हार्मोन्स किसी के बॉडी में कम हो जाते थ्रू द मेडिसिन एंड ऑल, इससे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। इस तरीके जो हार्मोन्स होते हैं जिनके में नहीं फॉर्म होता है, किसी की फीटल ग्रोथ रुक जाती है, तो इन सब की मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल कैरी करती है और वहाँ पर प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हो जाती है, इमीडिएटली आफ्टर दैट द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट। अब इनर सेल मास कहाँ पे पड़ा था वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अब सब हम ही बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। प्लेजेंटा विलाई, आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है आपको देख लेना है। एंड कैविटी ऑफ यूट्रस, यॉर्क सैक। यॉर्क सैक बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज़ यॉर्क सैक, आगे पढ़ेंगे यॉर्क सैक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। एम्ब्रियो, यू नो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ फीटस। एंड प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स एंड एम्ब्रिकल कॉर्ड विद द वेसल्स। एंड ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अभी हम लोग ने वो नहीं पढ़ा यॉर्क सैक, वो हम पढ़ेंगे। इन आउटर लेयर इट्स कॉल्ड द एक्टोडर्म, ठीक है। जो आउटर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो आपकी क्या होती है, इंडोडर्म। अब इस लेयर को याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो इनर सेल मास होती हैं वो कौन सी दो लेयर में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज़ योर एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज़ योर इंडोडर्म। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनर सेल मास जो है वो किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद। जो यहाँ पे जो आउटर लेयर जो डिफ्रेंशिएट होगा इनर सेल मास, वो दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। एक आपका होगा एक्टोडर्म और दूसरा आपका होगा इंडोडर्म। अब मीजोडर्म सून अपेयर बिटवीन द एक्टोडर्म अब इन एंड इंडोडर्म। मीजो, एम से याद कर लो मिडिल, तो इंडोडर्म और एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में कौन सी लेयर फॉर्म होगी, मीजोडर्म, ठीक है। अब आपको याद कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि तीनों वर्ड सेम है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, बट यू हैव टू लर्न लाइक दैट कि इकोडर्म इट्स मीन पहली लेयर है। इंड लिख रहा है, इंड का मीन्स क्या होता है, लास्ट, तो इंडोडर्म लास्ट वाली लेयर, और मीजोडर्म, मीजो एम वर्ड आ रहा है, मतलब ये मिडिल में फॉर्म होती है इनके, ठीक है। एंड दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल द टिश्यू ऑर्गन इन अडल्ट्स। जितने भी ऑर्गन टिश्यू हैं, जो ऑल टिश्यू ऑर्गन्स हैं, वो एडल्ट्स में ये उनका थ्री लेयर गिव राइज करती हैं यहाँ पर। It's need to mention here the inner cell mass contains certain cell is called stem cells. यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इनर सेल मास है वो आपकी कंटेन करती है
सर्टेन सेल्स जिसको आप स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, विच हैव टू पोटेंशियल टू गिव राइज टू द ऑल द टिश्यू एंड द ऑर्गन। जो ये स्टेम सेल होती है ना, इससे आप एक इंसान का कोई भी पार्ट डेवलप कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इस पर सर्च वगैरह भी चलती रहती है, ठीक है। कोई भी पार्ट आप बना सकते हो, स्टेम सेल ऐसी होती है। आप हाथ बना दोगे, आपने कुछ भी, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हो। हार्ट बना दोगे, माइंड बना दोगे। स्टेम सेल इतनी वर्कफुल होती है, इस पर बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है, ठीक है। साइंस में रिसर्च तो कभी रुकती नहीं, लेकिन ये स्टेम सेल्स बहुत, अगर देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, कि ये आपके बॉडी में जो आप 9 मंथ में चीज़ें पूरी एक लॉन्ग वे से हो रही हैं, वो फॉर्म कर देते हैं। आप बाहर स्टेम सेल से कुछ भी फॉर्म कर सकते हो। What are the major feature of embryonic development at the various month of a pregnancy? The human, अब आपको ये याद रखना है किस ट्राइमेस्टर में फीमेल के बॉडी में, फीटस में क्या डेवलप हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्राइमेस्टर में फीटस के अलग अलग ऑर्गन फॉर्म हो रहे होते हैं, और ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, यू नो, एवरीवन नो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट? ये आपको फाइंड आउट करना है कि डॉग, एलिफेंट और कैट्स। एलिफेंट का मुझे याद है 1 ईयर की होती है, ठीक है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो सबसे पहले जो फीटस फॉर्म होता है, फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, ये सबसे पहले जो है डॉक्टर हार्ट के बीट को सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो बनता है वो दिल बनता है, हार्ट फॉर्म होता है फीटस का। जो पहला साइन होता है फीटस के ग्रो होने का, दैट इज़ अ हार्ट साउंड, और वो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर उसको केयरफुली साउंड उसकी सुनते हैं कि फीटस ग्रो कर रहा है या नहीं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म पे होती है, तो फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट। तो जो फीटस होती है वो लिम्स और डिजिट को फॉर्म करती है, मतलब फिंगर वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट मंथ की बात कर रहा है, तो उसमें हार्ट फॉर्म होता है। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन फॉर्म हो रहा है? हार्ट। एंड आफ्टर डैट जब बिल्कुल सेकेंड वाला मंथ जो होता है ऑफ अ प्रेगनेंसी, उसमें आपका क्या फॉर्म होता है? फीटस के लिम्स और डिजिट। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, जब 12 वीक एंड हो जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन लाइक फॉर्म, तो जितने मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे फॉर्म होते हैं। अब मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गए ऑर्गन्स, ये सारे वेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इतना हार्ट फॉर्म हो गया, लिम्स आ गए, डिजिट आ गए। नाउ यहाँ पे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होता है, तो लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो वेल डेवलप हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो पहली मूवमेंट है फीटस की, वो एन अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड एंड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जो 5th मंथ चल रहा होता है, जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटस, जो 5वें महीने में फीटस पहली बार मूव करता है। 4थे मंथ तक कुछ भी नहीं होता है, 5वें मंथ से जो फीटस होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है, और उसके बॉडी पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेड पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये यूजुअली 5th मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जब 24 वीक्स एंड हो जाते हैं, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने पे होता है, ख़त्म होने पे होता है, तो बॉडी इज़ कवर्ड विद फाइन हेयर। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जब ख़त्म होने पे होता है, तो इनके जब ये चल रहा था, तो आपके हेड पे इनके फीटस के बाल आते हैं, और 5th मंथ में वो क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि किस मंथ में जो है फीटस पहली बार मूव करता है, दैट इज़ योर 5th मंथ, ठीक है।
बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने पे होता है तो बॉडी जो होती है, जो आपकी फाइन हेयर से कवर होना स्टार्ट कर देती हैं, फीटस के आईलेट सेपरेट हो जाती हैं, आई लैसेस फॉर्म हो जाती हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ, एंड 9 मंथ जब एंड हो जाता है ऑफ द प्रेगनेंसी, द फीटस इज़ फुली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए फुल चंगा होके वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है, पार्सल आ जाता है। सो व्हाट आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो में हर्ट फॉर्म होता है, एंड आफ्टर डैट जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो हर्ट है आपका। देन आप आते हो, जब एंड हो जाता है तो सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो होता है वहाँ पे फीटस में लिम्स और डिजिट फॉर्म डेवलप हो रहे होते हैं। 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड पे होता है तो मेजर ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, लिम्स वगैरह वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस जो होता है 5th मंथ में, और हेयर हेड पे आ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। तो जो 24 वीक होता है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, जो बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं, आईलेट सेपरेट हो जाती है, आई लैसेस फॉर्म हो जाती हैं, एंड द 9 मंथ जब एंड हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है और फीटस जो होता है वो फुली डेवलप हो जाता है और वो डिलीवर पार्सल होने के लिए रेडी है, दुनिया में आएंगे। ओके, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दिस टॉपिक पढ़ाई देते हैं यार, इतना ही बचा है, इसी में ख़त्म कर देते हैं इसको। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपको याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. जो एवरेज ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ का होता है, इसको क्या बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy cause explosive delivery of the fetus. Vigorous contraction of the uterus. What is the meaning of vigorous? If your English is good, you can understand the line also, huh? So vigorous contraction is what? Of the uterus at the end of the pregnancy. जब end of the pregnancy होती है तो uterus क्या करता है, vigorous contraction करना स्टार्ट कर देता है और इसी से डिलीवरी होती है fetus की। This process of the delivery of the fetus, childbirth is called the parturition. Delivery of the fetus, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको आप पार्चुरेशन बोलते हैं। Parturition is a parturition originate from the fully developed fetus and placenta which is induce mild uterine contraction is called the fetal injection reflex। बहुत पूछा जाता है ये fetal injection reflex। Signal of parturition originate from the fully developed fetus, जो parturition originate करता है वो fully developed fetus से originate करता है, and the placenta which is induce mild uterine contraction, इसी को हम क्या कहते हैं, fetal injection reflex, fetal injection reflex बोलते हैं। This trigger release of oxytocin या from the maternal pituitary, यहाँ पे क्या होगा, यूट्राइन ऑक्सीटोसिन जो होगा वो रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज अ यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है इसी की वजह से यूट्राइन की जो मसल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। Simultaneously reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continually result stronger and stronger contraction। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होगा बॉडी में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आपका जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ता है और इसी से फीटस की डिलीवरी होती है। This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, और बर्थ कैनाल से जो है वो फीटस का जो होता है बच्चा आपका जो है बाहर आता है, उस प्रोसेस को आपका क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। एंड soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out by the uterus। और जैसे ही इन्फेंट जो होता है, जो फीटस जो बच्चा होता है, जब वो डिलीवर होकर बाहर आ जाता है तो प्लेजेंटा भी एक्सपेल्ड हो जाता है यूट्रस से।
व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी? आप क्या सोचते हो जैसे ही डॉक्टर जो है वो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके तुरंत बाद एक इंजेक्शन लगाते हैं, तुरंत की तुरंत लगाया जाता है, वो कौन सा इंजेक्शन होता है? यू हैव टू सर्च इट एंड यू कैन राइट इन माई कमेंट सेक्शन। HIV वगैरह तो लगता ही है, उसके साथ साथ और कौन से लगाए जाते हैं, टिटनेस वगैरह का भी लगता है, लेकिन जो तुरंत की तुरंत लगाया जाता है वो आप मुझे बताएंगे। मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो द डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल की डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार प्रोड्यूसिंग मिल्क। और इसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेमरी ग्लैंड जो होती है फीमेल की वो डिफ्रेंशिएट करती है और वो क्या कर देती है, मिल्क प्रोडक्शन का वर्क यहाँ पर स्टार्ट होता है टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। उसको क्या कहते हैं, लैक्टेशन। लैक्टेशन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैक्टेशन पूछा जाता है कि जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है और उसके बाद स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड उसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग टू द न्यू बॉर्न बेबी। और ये किसमें, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको मदर को उसको फीड कराने में हेल्प करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जो कुछ दिनों के लिए जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, डेज ऑफ द लैक्टेशन जो पीरियड चल रहा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम मिल्क में आता है विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़। जो कि इसीलिए बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें बहुत सारे सेवरल ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं इनिशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट टू द न्यूबॉर्न बेबी, जो बच्चे को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्थी बेबी। इस वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि बेबी को वो मिल्क को फीड आउट कराएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि जितने अच्छे एंटीबॉडीज़ वहाँ पर आते हैं वो आपको मेडिसिन एंड ऑल कंप्लीट नहीं किए जा सकते। सो इट्स वेरी गुड फॉर न्यू बॉर्न बेबी। समरी, द ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव टू रीड आउट। The male reproductive system is composed of the pair of testes and the male sex necessary ducts and the necessary gland and external genitalia. Each testis has about 250 compartment and is called the testicular lobules, you know. And each lobules contain one of the 3 highly coiled seminiferous tubule. ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं जो आपके समरी में लिखा हुआ है। Each spermatogonia undergo the meiotic division and leading to the sperm formation. Spermatogonia meiotic division होता है, sperm का formation होता है। वाइल्ड स्टोरी सेल जो है वहाँ पे न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करती हैं और टू द डिवाइडिंग जर्म सेल्स। एंड आफ्टर दैट द लीडिंग सेल जो होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं और वो सिंथाइज करती हैं, सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को जिसको कहते हैं एंड्रोजन। द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इज कॉल्ड द पेनिस। याद रखना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ये नीट में भी उठा लेते हैं कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया क्या होता है। इंसान कुछ भी लगा के चला आता है। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया पेनिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ओवरीज एंड द पेयर ऑफ द ओविडक्ट एंड द यूट्रस एंड द वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स का क्या वर्क होता है ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया है। द ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। जो ओवरी है वो फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है, दैट इज ओवम। एंड द सम स्टेरॉइड हार्मोन ओवेरियन हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है। ओवेरियन फॉलिकल इज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। अब जो ओवेरियन फॉलिकल है वो डिफरेंट स्टेज डेवलपमेंट होती है और स्ट्रोमा में एम्बेडेड हो जाते हैं। द ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना आर फीमेल एसेसरी डक्ट्स एंड द यूट्रस हैज 3 लेयर। यूट्रस के बाद 3 लेयर होती है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, इंडोमेटेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तीनों की, तो तीनों और क्या वर्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो आपकी इंडोमेटेरियम है इस पर तो एक पूरा टॉपिक ही है। एक क्या लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद आपका इंडोमेटेरियम पे चीज़ें डिस्कस होने लगती हैं। इंडोमेटेरियम को ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये इन फीमेल। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिक, लेबाना मेजोरा, लेबाना माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। इसकी बात हम कर चुके हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, दैट इज योर मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है, फॉर्मेशन करता है स्पर्म का दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स नेसेसरी डक्ट्स एंड द नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म कंपोज ऑफ द हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। जो नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पीस में, और टेल जो होती है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इस वजह से ये टेल के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, मोटाइल हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ formation of mature female gamete is called the oogenesis. The process of formation of mature female gamete, जो mature female gamete का formation होता है उसी को oogenesis कहते हैं. And the reproductive cycle of the female primate is called the menstrual cycle. And during the ovulation only one ovum is released for the per menstrual cycle, you know. And the cyclic changes in ovary and the uterine menstrual cycle are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप आगे वाला पूरा पढ़ के आए हैं, पूरा चैप्टर आपने कवर किया है, तो समरी आपके लिए कुछ भी नहीं है इसकी, ठीक है. आफ्टर अ क्वाइटिस समरी आपको रिवाइज ज़रूर करा रही होगी. आफ्टर अ क्वाइटिस स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला. क्वाइटिस के बाद स्पर्म जो है वो एम्पुला में जाता है. आपने ये भी पढ़ा फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है. वेयर द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. पहले वो हैप्लॉइड था, वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा. क्रोमोसोम कितने, 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम स्पर्म इंटरमीडिएट द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो. द जाइगोट अंडरगो द रिपीटेड मायोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट एंड विच इज द implanted in the uterus resulting the pregnancy. After the 9 month of the pregnancy, the fully developed fetus ready for deliver. The process of childbirth is called the parturition, which is induced by the complex neuroendocrine mechanism involving cholesterol, estrogen, and oxytocin. Mammary gland differentiate during the pregnancy and secrete milk after the childbirth. And the newborn babies feed milk by the mother lactation and during the initial few days of the month of the growth. जो उसमें कोलेस्ट्रॉम जैसा वो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करता है. तो बस इतना ही था. अब ये देखो, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कुछ है ही नहीं. आपने अगर चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लिया है तो एक्सरसाइज को पढ़ने में क्या ही दिक्कत होनी चाहिए. ह्यूमन सादा बीबी पेरस, पहली लाइन लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में. ये फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है. इंटरनल होता है, बाहर तो दिखता नहीं है फर्टिलाइजेशन, तो बाहर दिख रहा है, जा रहा है, ओवम मिल रहा है, बाहर से तो कुछ दिख नहीं रहा, इंटरनली हो रहा है सब. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड सॉरी, बाद में मिलकर वो हो जाते हैं. जाइगोट इज डिप्लॉइड ना. मेल और फीमेल गैमीट आपके हैप्लॉइड होंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तो वो डिप्लॉइड हो जाएंगे. मतलब जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है. अभी पढ़ा इसमें, पीछे भी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा जस्ट, ठीक है, करवा ही देते हैं. The process of release of the ovum from the mature follicle is called Graafian follicles. Ovulation is induced by the hormone is called, आप बताएंगे, सब नहीं बताऊंगा मैं. The fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization take place in ampulla. Zygote divided to form which is implanted in uterus. आप बताएंगे, दो बताएंगे. Structure which is provide vascular connection between the fetus and uterus is called. Draw the label diagram of the male reproductive system. 4 बार चिल्ला के आई हूँ कि ये पूछ ही लिया जाता है. अब एनसीईआरटी में लिखा है तो जरूर ही पूछ लिया जाएगा. Draw the female reproductive system. Write the 2 major function of each of the testis and ovary. Write 2 major function. Describe the structure of seminiferous tubule. What is a spermatogenesis? Name the hormone involved in the regulation of spermatogenesis. Define the spermatogenesis spermiation. Draw the label diagram of sperm. ये भी बता के आई हूँ, ठीक है. What is a major component of the seminal plasma? What is a major function of the main necessary ducts and glands? Draw the label diagram of section through the ovary. इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि हमने पीछे पढ़ा है और हमने नहीं डिस्कस किया है या आपको नहीं समझ में आ रहा है जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कि आपको नहीं रिकॉल हो रहा है कि आपको क्या लिखना है, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं ट्राई करूँगी कि फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है. व्हाट इज़ oogenesis, आपको चार्ट याद रखना है.
ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू द ओवरी, बताया था ओवरी वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफियन फॉलिकल वाला डायग्राम वही जो जोन ऑफ एब्सोल्यूटा एंड ऑल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द फंक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या होता है बताया था, याद रखना। क्रोमोसोम, फिम्बरी, इंडोमेटेरियम, स्पर्म टेल, क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आंसर पढ़ना इतना इजी नहीं है, वरना फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बच्चों की तरह हाथ पकड़ा के लिखा देती मैं, ठीक है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय द स्टोरी सेल्स, बताइए बताइए, अगर ये सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं सही है। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टोरी सेल्स। लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन। oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, हमें नहीं पता, आप बताओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, अब ये मत कहना जो इजी है बता दिया, टफ वाले हमें दे दिया तो तुम क्या करोगे। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट रिलेवेंट, हाँ ट्रू है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है। व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन कौन से रेगुलेट होते हैं बताने हैं। पार्चुरेशन क्या होता है। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफ्टन ब्लेम, बताया आपको मैंने कि क्यों नहीं होता, क्योंकि मेल के पास आपका XY क्रोमोसोम होता है, तो मेल के पास दो अलग होते हैं, अब कौन सा एम्बेडेड होगा ये मेल के ऊपर है, फीमेल के पास तो सिर्फ XX ही होता है। इसके बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं। 12th क्लास में इतना तो कर ही लेंगे, फॉर्म तो कर ही लेते होंगे आंसर, क्योंकि आपके टीचर ने हाथ पकड़ के तो नहीं लिखाया होगा। हाउ मैनी एग आर रिलीज बाय द ह्यूमन ओवरी इन मंथ, हाँ कह रही है तभी तो मैं आपसे पढ़ने आई हूँ, मेरे वाले ने नहीं लिखाया, लेकिन आपको लिखाना पड़ेगा हाथ पकड़ के। ABCD तो मैं आपसे ही सीखूंगा, लेकिन ऐसा सीखूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हाउ मैनी एग डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल डॉग विच, अरे भैया ये डॉग वाला देख लेना जाके, ठीक है, कितना पीछे ही पड़ गई NCERT एलिफेंट डॉग कैट के, ठीक है, देख लेना। सो नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट and congratulations to you and also me, and after that we are going to discuss about the next chapter, that is your reproductive health। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और वो भी काफ़ी याद ही करने वाला है, जैसे कि यहाँ पे हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर की, वैसे ही वो चैप्टर भी ऐसा ही है। इस वजह से मैं जो ज़्यादा डिटेल वाले हैं और जो लाइन टू लाइन ज़्यादा जिसमें याद करना है वो चैप्टर मैं पहले लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा, तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ाई करते रहें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके डिजिटल नोट्स आपको मेरे शॉर्ट्स पे मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन कमेंट, आई कैन पोस्ट ऑन माय टेलीग्राम एंड यू कैन डाउनलोड, ओके। आप मुझे ये भी लिख के बता सकते हैं। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का एक डिजिटल नोट प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन अगर जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस तरीके की जो आपके टॉपिक्स इसमें हैं, अगर उनको आपको अलग से याद करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उनको डिजिटल नोट्स के फॉर्म में आपको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट करें और पढ़ाई करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करें, क्योंकि इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। सो बी फोकस ऑन योर स्टडी बिकॉज society see your number in class 12, be aware about that, ठीक है। ज़्यादा सीरियस नहीं होते, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, जस्ट एन्जॉय इट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, टेक केयर।